गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर्वविदित है कि विश्व एक महान त्रासदी से गुजर रहा है और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज उससे अछूता नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि शीघ्र ही इस त्रासदी से हम सबको निजात मिले और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस समर में विजयी होकर निकलेंगे। इस घोरमयी अंधकार से हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके शैक्षिक सत्र का हानि नहीं हो और आपके शैक्षणिक वातावरण में किसी तरह की कमी नहीं हो, इसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से हम अपने लेक्चर को आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम यह जरूर जानते हैं कि हम लोग एक लंबे समय तक क्लास लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर से पढ़ते हैं, इसीलिए हो सकता है कि यह एक पक्षीय जो व्याख्यान हो रहा है वो आपको उतना आनंद तो नहीं देगा, उतना आप सफल अनुभूति तो नहीं करेंगे। बावजूद इसके अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो फिर दूरभाष पर चर्चा करके सवालों का जवाब और स्पष्टीकरण किया जा सकता है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न था हम लोगों ने उसको पढ़ा था और बड़ा डिटेल पढ़ा था। उसमें जितने रेलिवेंट केस लॉज थे वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे मेरा जो नेक्स्ट सिनॉप्सिस है वो सिनॉप्सिस हो रहा है ज्यूरिसडिक्शन का। ज्यूरिसडिक्शन के सिनॉप्सिस को शुरू करें इससे पहले, और हम लोगों ने ज्यूरिसडिक्शन के पूरे डिटेल सिनॉप्सिस को ऑलरेडी नोट किया हुआ है। ज्यूरिसडिक्शन के सिलेबस में सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है। क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, इसीलिए आपको शायद इस विषय पर इस संदर्भ में बहुत अच्छा लीगल प्रोविज़न का नॉलेज नहीं हो। इसीलिए मैं मोटे तौर पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब न्यायालय की वह क्षमता होती है, किसी भी न्यायालय की वह क्षमता होती है जिसके तहत वह किसी भी डिस्प्यूट को टेकअप करता है, उसको सुनता है और अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जो है डिसाइड करता है। लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग में ज्यूरिसडिक्शन टॉपिक को लेकर विशेष व्याख्यान होंगे। और भी जब आप सेकंड, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो ज्यूरिसडिक्शन पार्ट पर काफ़ी एलोबोरेटिव लेक्चर भी आपके सामने रखा जाएगा। यहाँ चूंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरिसडिक्शन समझाना है, इसी उद्देश्य से मेरा यह मानना है कि मोटे तौर पर ज्यूरिसडिक्शन किसी भी न्यायालय की वह क्षमता होती है जिसके तहत वह बात को ग्रहण करता है, वह डिस्प्यूट को टेकअप करता है और उसको लीगल प्रोविजन के आधार पर जो है वो डिसाइड करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के कई ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है, जो कि ऑलरेडी सिनॉप्सिस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हम पहला ज्यूरिसडिक्शन पे आपसे बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 के अगर प्रोविजन को आप देखते हैं तो वहां पे ये स्पष्ट रूप से मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की सारी व्यवस्थाएं, उसके सारे ऑब्जर्वेशंस, ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी, ये कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है वाद के लिए, ये जो है एडमिसिबल फैक्ट हो सकता है
और ये जो है इसको कोर्ट जो है किसी फर्दर प्रोसीडिंग में इसको एक साक्ष्य के रूप में इसका एविडेंसरी वैल्यू हो सकता है। लेकिन यह जो है वह एक पक्ष है। इसका एक दूसरा पक्ष जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय, अपने द्वारा दिए गए आदेश या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तरह की अवमानना अगर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट यह सक्षम है कि वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को यह जो शक्ति प्रदत्त की गई है वह सुप्रीम कोर्ट को ही प्रदत्त की गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने यह प्रोविजन बनाया कि सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ अब स्वयं अपने आप में अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। और अवमानना दो तरह के होते हैं। एक अवमानना जो है वो सिविल डिसोबीडियंस, सिविल कंटेम्प्ट, और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल जो लाइबिलिटी होती है उसमें हर्जाना और जैसा कि आप जानते हैं डैमेजेस का प्रोविजन होता है। क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट होता है, डिसोबीडियंस होता है, उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश्ड भी कर सकती है। और ध्यान रहे कि जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन का, तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वह कानून के द्वारा किसी भी कोर्ट को दी जाती है और कानून के द्वारा ही ज्यूरिसडिक्शन को वापस लिया जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1986 के पहले जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड, डिफिशियंसी ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते थे वो हमारे यहाँ सिविल लॉ में उसको देखा जाता था। सीपीसी के प्रोविजन होते थे और सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होता था। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनता है और सिविल कोर्ट से यह ज्यूरिसडिक्शन लेकर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर फोरम, स्टेट लेवल पर कंज्यूमर कमीशन की रचना की गई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत की गई। तो ज्यूरिसडिक्शन लॉ से ही दिया जा सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपसे लें, एक दूसरा और भी उदाहरण। पहले जो था फैमिली कोर्ट आने के पहले जितनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, इसके अलावा प्रोबेट, वसी, ये सारे जो गार्जियनशिप, ये जो सारे प्रोविजंस थे, यह सिविल कोर्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट जज को पावर था। लेकिन 1986 में फैमिली कोर्ट के गठन के बाद वहां से ज्यूरिसडिक्शन को ट्रांसफर कर दिया गया और एक परिवार न्यायालय की स्थापना की गई, एक फैमिली कोर्ट का गठन किया गया। और आज इस संदर्भ में फैमिली कोर्ट जो है वह एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो कि एक सक्षम न्यायालय है, जो कि इससे रिलेटेड मैटर को वह सुनता है। ठीक उसी तरह से एक चीज यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ऐसा कोई कोर्ट जो ज्यूरिसडिक्शन लेस हो, तो उसके जो भी ऑर्डर हैं या उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो वाइड एब इनिशियो होते हैं, प्रारंभतः शून्य होता है। इसीलिए जब कोर्ट किसी भी मैटर को अपने पास टेकअप करता है तो वह सबसे पहले जो प्लेंटिफ हो या पिटिशनर हो, उसकी भी ड्यूटी होती है कि वह कोर्ट को कन्विंस करे कि यह कोर्ट सक्षम न्यायालय है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है। और कोर्ट भी जब कन्विंस हो जाता है कि यस, हम इस विषय पर निर्णय देने के लिए, इस विषय पर विचारण करने के लिए, इस विषय को ट्रायल करने के लिए, इस विषय का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम कॉम्पिटेंट हैं, तो फिर वह जो है अपना ऑब्जर्वेशन और अपना डिटर्मिनेशन वह पास
ऑर्डर के रूप में, डिक्री के रूप में, जजमेंट के रूप में करता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के भी संदर्भ में लागू है कि सुप्रीम कोर्ट को जब भी हम कोई भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि संविधान के या लॉ के किस प्रावधान के तहत उसको यह जूरिस्डिक्शन है, यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जब हम सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, जब इस तथ्य की व्याख्या कर रहे हैं या इस तथ्य पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सुसंगत तथ्य है कि इसकी एकाकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड जो है वह इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 129 की जब भी व्याख्या की जाएगी तो वह व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के साथ की जाएगी। 142 यानी के कंटेस्ट में, उसके परव्यू में, उसके परिधि में रह के की जाएगी। और 142 कहता है, वह 142 जो है वह केवल दंड और अभिलेख न्यायालय या इससे संदर्भित नहीं है, वह ओवरऑल एक प्रोविजन है जिसमें कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को है। तो अपनी अवमानना के लिए न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ जस्टिस, प्रमोशन ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के आधार पर दंड देने की भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का पहला जूरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का पहला जूरिस्डिक्शन ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन अगर आप हिंदी की किताब में देखें तो कहीं कहीं लिखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन से तात्पर्य फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बात को, किसी डिस्प्यूट को, किसी मैटर को टेकअप करने की क्षमता जो है उसको ओरिजिनल जूरिस्डिक्शन मानते हैं। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में यह प्रोविजन है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर रेज होगा तो वह फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल किस कोर्ट के पास जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सिविल डिस्प्यूट रेज होता है, तो हमारे यहाँ जो न्याय परंपरा है, जो न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सिविल जो डिस्प्यूट होंगे, आइदर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ, जो झारखंड में जिसको हम मुंसिफ का न्यायालय कहते हैं, बिहार में हम उसको मुंसिफ का न्यायालय कहते हैं, लेकिन बिहार झारखंड के अलावा उसको हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहाँ। और यदि उसका प्यूकनियर वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम लोग सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ भेजते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में, जो कि झारखंड में सिविल जज सीनियर डिवीजन से तात्पर्य सब जज से है, बिहार में इसका तात्पर्य सब जज से है। इसी तरह से आए क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमारे यहाँ सीआरपीसी में और भी जो भी क्रिमिनल लॉ है, वहाँ स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि कोई भी विवाद, कोई भी जो क्रिमिनल ऑफेंस है या कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग है, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल किस कोर्ट के पास जूरिस्डिक्शन है। और दो तरह के कोर्ट हैं, मजिस्ट्रेरियल कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, और एक जो है सेशन कोर्ट। जो मामले सेशन जज के यहाँ ट्रायल होने के लिए हैं, जो सीआरपीसी में के शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि जो अगर ट्रायल बाई सेशन कोर्ट होगा तो सीजीएम कॉग्निजेंस के बाद उसको जो है वो सेशन कोर्ट को ट्रांसफर करेगा, जिसको एक टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं कमिटमेंट ऑफ सेशन। अगर वह मजिस्ट्रेट ट्रायल मैटर है तो फिर उसको सीजीएम जो भी मजिस्ट्रेट है उनके जुरिस्डिक्शन को वो उनको ट्रांसफर करते हैं, या अपने खुद, चूंकि सीजीएम एक ऑलरेडी मजिस्ट्रेट है, इसलिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, इसलिए वो अपने भी सुन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः हम जानते हैं कि देश का यह अपेक्स कोर्ट है, यह हाईएस्ट कोर्ट है। कहीं कहीं कोई भाषा में सुनेंगे कि यह हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट कोर्ट है, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मोटे तौर पर ध्यान रहे, यहां एकदम इसका लिटरल मीनिंग मत निकालने का प्रयास कीजिएगा, मोटे तौर पर तीन ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में दिया गया है, तीन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं जब किसी भी बात का, किसी भी डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सुनता है और उसको हम कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 अगर देखें तो वहां पर आरंभिक ओरिजिनल जूरिसडिक्शन शब्द यूज होता है और ओरिजिनल जूरिसडिक्शन कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जूरिसडिक्शन होगा। किन मामलों में ओरिजिनल जूरिसडिक्शन होगा, यानी कौन सी ऐसी मामले, कौन से ऐसे विवाद हैं, कौन से ऐसे डिस्प्यूट हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल सुने जाएंगे, वो उसको सुनने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट को ही होगी। तो इसके संदर्भ में पहला जो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का प्रोविजन है वो है कि संघ यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक इसी तरह से यूनियन एक तरफ, कुछ स्टेट भी यूनियन के साथ और उसके दूसरे तरफ वर्सेस दूसरे स्टेट्स हैं, या स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स हैं, या स्टेट वर्सेस स्टेट्स हैं, यानी कि राज्यों और राज्यों के बीच के विवाद, राज्य और राज्यों के बीच के विवाद, संघ और राज्यों के बीच के विवाद, ये सारे जो विवाद हैं, ये जो सारे विवाद हैं जो राज्यों से संबंधित हैं और केंद्र से के संघ से संबंधित विवाद हैं, ये विवाद की आरंभिक क्षेत्राधिकारिता जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 121 के तहत। लेकिन यहां पर एक बहुत ही रेलिवेंट फैक्ट है जिसको नोट करने लायक है कि यहां जो राज्य शब्द यूज हुआ है वह आर्टिकल 12 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट शब्द यूज हुआ है उस वहां वो वाले राज्य से इसका संदर्भ नहीं है। कारण कि अगर आर्टिकल 12 को हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 शुरू ही होता है, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वह राज्य की परिभाषा लिखा ही गया है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि वहां पर अगर टेक्निकल भाषा में देखें, वहां लैंग्वेज के भाषा में देखें तो वहां लिखा हुआ है कि चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 और 4 यानी 3 फंडामेंटल राइट और 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। यहां जो राज्य शब्द यूज हुआ है वह आर्टिकल 12 वाले राज्य से इसका संदर्भ नहीं है। इसका संदर्भ जो है वह राज्य का मतलब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसको कि कानून के तहत एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया हो, राज्य के रूप में उसकी मान्यता दी गई हो। उदाहरण के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। तो ऐसे जो विवाद हैं, इन राज्यों के बीच जो विवाद हैं, ये विवाद जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे विवाद जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा और अपना ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट देगा जो कि विवाद के सभी पक्षकारों पर मान्य होगा, बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग अथॉरिटी होगी। अब सवाल आपके मन में एक स्वाभाविक सा उठना चाहिए कि जब विवाद, कल्पना कीजिए कि यह विवाद झारखंड के विषय में हो, बिहार के विषय में हो या किसी राज्य के विषय में हो, तो क्यों नहीं हाई कोर्ट में इस मैटर को लाया जाए। क्या इंटेंशन था कि इस डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट को देने का, संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी? तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट को पढ़िएगा तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो संविधान सभा के एक सदस्य थे, उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है वह एक फेडरल स्ट्रक्चर है,
या एक संघात्मक प्रणाली को हम मानते हैं। और जब हम संघात्मक प्रणाली को मानते हैं तो संघात्मक प्रणाली, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, कि फेडरलिज्म का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वह जुडिशरी न स्टेट की तरफ होगी, न वह जुडिशरी सेंटर गवर्नमेंट की तरफ होगी। वह इंडिपेंडेंट, वह स्वतंत्र जुडिशरी की बात की गई है। और कहा गया है कि अगर हम राज्यों के को इसको दे रहे हैं तो एक न्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जस्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय प्रतीत होना चाहिए। लॉर्ड हिवार्ट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। केवल न्याय हुआ यह नहीं प्रतीत होना चाहिए, न्याय हो रहा है ऐसा भी लगना चाहिए, तब जाके जनमानस में यह विश्वास पैदा होगा और आस्था पैदा होगा। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह जो जुरिस्डिक्शन है कि राज्य और संघ के बीच के विवाद होंगे, संघ और राज्यों के बीच के जो विवाद होंगे, उसको उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट पार्ट है, जो कि यह डिसाइड करेगी। अब यहां पर एक चीज और भी ध्यान देने योग्य है कि यहां शब्द राज्य और संघ की बात की गई है। यहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है वह इसके पक्षकार नहीं हो सकते। राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक गवर्नमेंट स्टेट जो है, कर्नाटक सरकार गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। किताब में आपके ये सब केस लॉ उल्लिखित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां राज्यों के बीच के विवाद की बात है, यानी कर्नाटक स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगर होता तो वह एक्सेप्टेबल था, वह एडमिसिबल था। बिहार, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता, तो ऐसे विवाद जो थे वह सुप्रीम कोर्ट में एडमिसिबल थे, उनको तो एडमिट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ सरकार की बात है और ये जो है 131 की परिधि में नहीं आएगा। तो यहाँ दो तीन चीज बड़ी क्लियर है कि साहब यह जो जुरिस्डिक्शन है ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी ऐसे विवाद फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। सेकंड, ये विवाद के पार्टीज, इशूज कुछ भी हो, इशूज के बारे में 131 कुछ नहीं लिखता, या 131 में कोई वर्णन नहीं है कि इन राज्यों और संघ के बीच विवाद का इशू किस बिंदु पर होगा। जी नहीं, इशू किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं। राजस्व डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर हो सकता है, इशू के कोई भी ग्राउंड हो सकते हैं। लेकिन पार्टी जो होंगे वह राज्य और केंद्र के बीच होंगे। तो दूसरा पार्ट ये रहा। तीसरा पार्ट ये रहा कि यहां सरकार जो है वह विवाद के पक्षकार नहीं होगी। यहां स्टेट जो हैं वो और यूनियन या स्टेट वर्सेज स्टेट जो हैं वो विवाद के पक्षकार होंगे। तो मैंने आपको लीगल प्रोविजन, एग्जाम्पल्स इस छोटे से समय में मैंने आपको कोट किया। केस लॉ जो हैं वो आप किताब से देख लेंगे। किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत होगी तो 9 से 5 तक आप हमको फोन करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा, मैंने कहा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के दो और भी प्रोविजन हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल वर्ड यूज नहीं हुआ है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसको हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में
फंडामेंटल राइट चैप्टर के तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत बहुत विस्तार से व्याख्या किया और पढ़ा भी था कि फंडामेंटल राइट के को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट के इंफोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। फिर इसी तरह से आगे मैं एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136, लेक्चर भी इस पे आपको मैं डिलीवर करूंगा, आपको इसका लेक्चर भी भेजूंगा। वो है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति से अपील। विशेष अनुमति से अपील भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन वहां एक चीज ध्यान रखना होगा कि वह जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होता है वह कहीं से भी उसकी अपील ही होगी। तो जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन हम पढ़ेंगे तो हमने उसमें पढ़ाया, आपको मेंशन कराया था सिलेबस में कि अपीलेट 3 तरह के अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। 132 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपीलेट जुरिस्डिक्शन, 133 के तहत सिविल मैटर में अपीलेट जुरिस्डिक्शन, और 134 के तहत क्रिमिनल डिस्प्यूट अपीलेट जुरिस्डिक्शन, और 136 में स्पेशल लीव पिटीशन। तो ये हम लोग ऑलरेडी इन प्रोविजंस को पढ़ने हैं। तो इन प्रोविजंस को पढ़ने हैं तो मैं अभी अपना जो डिस्कस का एरिया था, चूंकि बहुत कम समय में, समय की मांग, और मैं आपको अक्सर कहता हूं क्लास में कि लॉ कुछ नहीं है। लॉ के विधिशास्त्र के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। अगर आप सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को देखें तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि लॉ क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाने का एक मैकेनिज्म है, जिसको कि हम लोग डीन रास्को पाउंड का वो जो सोशल इंजीनियरिंग आप लोगों ने पढ़ा कि साहब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है और जूरल पॉस्टुलेट हैं जिनके माध्यम से हम बैलेंस बनाते हैं और मिनिमम पेन और मैक्सिमम हैप्पीनेस के कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो वही है कि यहाँ पर हमारे पास समय कम है, और इस कम समय में आपको मैंने आज जो है वह सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और सुप्रीम कोर्ट जो है वह एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप वाला, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसी बिंदु पर अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।